सलाम डियर फ्रेंड्स। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ, वो है अलजेब्रा के हवाले से। तो अलजेब्रा आजकल के दिनों में जीएसटी और पीएसटी के भी लोग तैयारी कर रहे हैं। ये मैथ में काफ़ी यूज़ होती है, मैथ की एक ब्रांच है, तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा लेक्चर जीएसटी और पीएसटी के उम्मीदवारों के लिए भी मुफीद साबित होगा। तो इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको अलजेब्रा के बेसिक टर्म्स की नॉलेज हो जाए। तो आप सबसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक भी करें, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आपको अलजेब्रा के बेसिक टर्म्स की नॉलेज आपके माइंड में आ जाए और आप हमेशा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें और उन्हें बता सकें। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं कि अलजेब्रा है क्या। तो अलजेब्रा बेसिकली मैथ की एक ब्रांच का नाम है। मैथ की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री है, जैसा कि कैलकुलस है, अप्लाइड कैलकुलस है। इसी तरह अलजेब्रा भी एक ब्रांच का नाम, मैथ की एक ब्रांच का नाम है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। और इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या डील कर रहे होते हैं, इसमें हम डील कर रहे होते हैं एक्सप्रेशंस के साथ। एक्सप्रेशंस भी इसमें होती हैं, इनइक्वालिटीज भी होती हैं और इक्वेशंस भी होती हैं। एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होती है। तो एक्सप्रेशन क्या होती है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टर्म्स और मोर टर्म्स कनेक्टेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन का नाम है जो सिंगल टर्म पे मुश्तमिल हो या सिंगल से ज्यादा टर्म्स पे मुश्तमिल हो। कैसे? इसकी एग्जांपल अगर मैं लिखूं, ये 2x है, तो ये 2x क्या है? ये जस्ट 2x भी अलजेब्रा के हिसाब से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल टर्म। अगर मैं कहूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म एक से ज्यादा भी होते हैं, तो कैसे हम इसको एक से ज्यादा लिख सकते हैं? लेट सपोज मैं इसके साथ 3 लिख दूं, तो 2x + 3 ये अलजेब्रा की एक एक्सप्रेशन का नाम हो गया, ये एक अलग से एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो और ये एक्सप्रेशन अब दो टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। किसी भी एक्सप्रेशन का हम कैसे पता लगाएं कि वो कितने टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रही है? तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये पता लगाने के लिए कि वो कितने टर्म्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसमें कितने टर्म्स हैं, तो हम क्या देखेंगे कि उन टर्म्स के दरमियान सिर्फ दो चीजें देखेंगे कि प्लस की साइन और माइनस की साइन। जितने भी हमारे पास वेरिएबल आएंगे या जितने भी हमारे पास कोएफिशिएंट आ जाए या कांस्टेंट टर्म्स आ जाए, तो उनके दरमियान आपने सिर्फ दो चीजों को देखना है, एक प्लस को देखना है, दूसरा माइनस को देखना है कि उनके दरमियान में प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास दरमियान में प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म्स हैं। और कैसे पता लगाया? क्योंकि दरमियान में प्लस आ गया। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये मालूम करने के लिए कि उसमें कितने टर्म्स हैं, तो हम दो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि मैथ की बेसिक ऑपरेशंस 4 हैं, प्लस, माइनस और डिवीजन और उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन। ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं जिसके ऊपर मैथ डिपेंड करता है, जो मैथ में इस्तेमाल होती हैं, जो मैथ में हम यूज करते हैं। लेकिन अलजेब्रिक टर्म्स मालूम करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इन दो साइंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी साइंस? एक प्लस की साइन, दूसरी माइनस की साइन। तो ये मालूम करने के लिए कि कितने टर्म्स हैं, उसमें हम सिर्फ प्लस की साइन देखेंगे या फिर माइनस की साइन देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं कि ट्रम किसको कहते हैं। अलजेब्रा में ट्रम किसको कहते हैं? तो ट्रम दोस्तों, ट्रम हम कहते हैं, कोई नंबरल भी हो सकता है। नंबरल मीन्स, नंबरल का मतलब है कोई डिजिट हो जाए आपका, ठीक है, डिजिट हो जाए तो, या फिर कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट उसको कहते हैं जो अपनी वैल्यू चेंज ना करे, ठीक है। तो नंबरल भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है और प्रोडक्ट ऑफ नंबरल भी हो सकता है और उसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल भी हो सकता है। लेट्स सपोज मैं कहूं कि ये मैंने सिर्फ x लिख दिया। x क्या है कि ये अलजेब्रा का एक ट्रम है। ये क्या है? अलजेब्रा का एक ट्रम है। अगर मैं कहूं कि x की प्रोडक्ट भी ट्रम है, मैंने यहाँ पे अपनी डिफिनेशन में कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबरल, तो नंबरल की प्रोडक्ट या जो है वेरिएबल की प्रोडक्ट भी हमारी ट्रम कहलाती है। अब इसकी प्रोडक्ट कैसे मालूम करेंगे?
प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। मींस के x आपका ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो। कैसे कि x के ऊपर अगर हम स्क्वायर दे दें तो ये है x और ये है x की प्रोडक्ट। मींस के x के ऊपर स्क्वायर आ गया। इसके अलावा x की दूसरी प्रोडक्ट भी हम मालूम कर सकते हैं। x के ऊपर अगर क्यूब दे दें तो ये x की प्रोडक्ट है। मींस के ये जो प्रोडक्ट आ गया ये भी हमारा अलजेब्रा का एक टर्म है। अच्छा, उसके बाद अगर नंबरल की बात करें, नंबरल में कोई भी नंबर हो जाए, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 12 है, ये क्या है? ये नंबरल कहलाते हैं। जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं, जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं, जो माइनस वाले नंबर्स भी हैं, जिसमें प्लस वाले नंबर्स भी इंटीजर्स में आ जाते हैं, जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड है, तो ये सारे के सारे नंबरल कहलाते हैं। ये सारे के सारे डिजिट्स हैं, तो डिजिट भी अलजेब्रा में टर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं 30, तो 30 क्या है? 30 दो नंबर पे मुश्तमिल है, जिसमें 3 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है। तो 30 साथ साथ में ये नंबरल है और नंबरल की ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट किसकी है? लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है 2 और 15 की। 2 और 15 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 हो जाएगा। मींस के इट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबरल। तो मैंने डिफिनेशन में कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबरल भी टर्म कहलाएगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबरल भी टर्म कहलाएगा। इसी तरीके से 30 हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 6 की प्रोडक्ट है, तो ये भी 30 हो जाता है। इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये भी 30 बन जाता है। तो ये 3 और 10 की प्रोडक्ट 30 हो गया। तो ये प्रोडक्ट का वर्ड भी आ गया हमारी डिफिनेशन में कि टर्म किसको कहते हैं, कि ये तो या नंबरल होगा या नंबरल की प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा क्या है? वेरिएबल भी हो सकता है और वेरिएबल की प्रोडक्ट भी हो सकता है। वेरिएबल की प्रोडक्ट की मैंने बात की तो x के ऊपर स्क्वायर दे दिया और x के ऊपर क्यूब दे दिया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं पॉलिनोमियल पे, कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल हम कहते हैं इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर टर्म्स। ये भी अलजेब्रा में टर्म्स होते हैं। ये भी क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही नाम है जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा टर्म आ जाए, जिसमें हमारे पास एक टर्म भी हो सकता है पॉलिनोमियल के अंदर और एक के अलावा और ज्यादा टर्म्स भी आ सकते हैं। तो हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का दूसरा नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों एक माना में, दोनों एक मीनिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल्स की भी हमारे पास टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अकॉर्डिंग टू टर्म्स के हमारे पास कितनी पॉलिनोमियल्स की टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है। और कैसे क्लासिफाई किया गया है? ये यहाँ पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टर्म्स के हिसाब से। तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हमारे पास एक टर्म आ जाए, सिर्फ सिंगल टर्म हो किसी भी पॉलिनोमियल में या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टर्म हो, तो वो सिंगल टर्म क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। लेट्स सपोज मैं इसकी एग्जांपल में लिख दूं कि x है, जस्ट x लिख दिया। अब जस्ट x क्या है? ये एक सिंगल टर्म है। अगर मैं कहूंगा ये 2y है, तो ये 2y भी हमारा सिंगल टर्म है। क्यों सिंगल टर्म है? क्योंकि 2 और y के दरमियान में प्लस या फिर माइनस नहीं है, इसी वजह से ये सिंगल टर्म है। तो 2y भी हमारा मोनोमियल हो गया। इसके अलावा जस्ट 4 अगर मैं लिख दूं तो ये 4 क्या है? ये 4 भी मोनोमियल कहलाएगा। क्योंकि 4 हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है और इसके साथ एडिशन में ना वेरिएबल कोई दिया गया है और ना कोई दूसरा नंबरल दिया हुआ है, तो ये भी हमारा एक सिंगल टर्म कहलाएगा और ये मोनोमियल में आएगा। उसके बाद अगर मैं बात कहूं कि बायनोमियल क्या है, तो बायनोमियल का मतलब, बाय का मतलब होता है टू और नोमियल मींस टर्म, मींस ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स आ जाएं, 2 टर्म्स आ जाएं, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल को हम बायनोमियल कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं लिख रहा हूं। एग्जांपल में 2x प्लस 3 मैंने लिख दिया। अब 2x प्लस 3, 2x और प्लस 3 किससे कनेक्टेड है? प्लस के ऑपरेशन से कनेक्टेड है। मींस कि ये इसका एग्जांपल हो गया कि इसके अंदर हमारे पास 2 टर्म्स आ गए। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स आ जाएं वो बायनोमियल कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये मैं लिख रहा हूं 2x मल्टीप्लाई 3।
अब ये 2x प्लस मल्टीप्लाई 3 लिखा है, तो ये इस वक्त भी सिंगल टर्म है। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन यूज हुआ है। तो जब भी मल्टीप्लाई का हमारे पास ऑपरेशन आ जाए या फिर डिवीजन का ऑपरेशन आ जाए दो टर्म्स के दरमियान में, तो वो टर्म नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में पड़े हुए हैं। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगल टर्म है। अच्छा, उसके अलावा ये 2x प्लस 3 हमारे पास दो टर्म्स हैं, तो ये बायनोमियल की कैटेगरी में आएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं z माइनस 3, तो अभी ये z माइनस 3 भी हमारे पास बायनोमियल की कैटेगरी में आएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि इसके दरमियान में माइनस की साइन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि अलजेब्रिक टर्म्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म चेक करने के लिए कि इसमें कितने टर्म्स होते हैं, तो उसमें हम दो ऑपरेशंस को देखते हैं, या तो प्लस को देखेंगे या माइनस को देखेंगे। ठीक है, वही हमें बता सकेंगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। तो अब इसमें z माइनस 3 वाले एग्जांपल में हमारे पास दो टर्म्स आ रहे हैं, तो मींस कि ये बायनोमियल है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में रह गई है ट्रायनोमियल। तो ट्राई का मतलब ही होता है 3। तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स आ जाए तो वो ट्रायनोमियल कहलाएगा। कैसे? ये लेट सपोज 2x प्लस 3y प्लस z, मैंने ये 3 टर्म्स लिख दिए। अब ये 3 टर्म्स हमें ये बता रहे हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल जो है वो ट्रायनोमियल की कैटेगरी में आ रहा है। कैसे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे प्लस की साइन यूज हो रही है और यहाँ पे भी प्लस की साइन यूज हो रही है, इसी वजह से ये ट्रायनोमियल की कैटेगरी में आ रहा है। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, a प्लस 2b प्लस c। अब इस एक्सप्रेशन को भी अगर आप चेक करें तो ये ट्रायनोमियल है। इसके अलावा अगर दूसरी कोई एग्जांपल हम लें, b माइनस 2c माइनस d, अब इसमें माइनस का ऑपरेशन यूज हुआ है, तो ये भी हमें बता रहा है कि ये हमारा ट्रायनोमियल है। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स आ जाएं तो फिर उसका नाम क्या बन जाता है? मल्टीनोमियल बन जाता है। मींस के ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स आ जाएं तो फिर वो मल्टीनोमियल बन जाएगा। थैंक यू। फिर हम अभी अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम अलजेब्रा में एडिशन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि अलजेब्रा में एडिशन कैसे होती है और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। ये दो ऑपरेशंस जो बेसिक ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स में, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन भी एक ऑपरेशन है और डिवीजन भी एक ऑपरेशन है, वो इंशाल्लाह वो भी हम सीखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ दो ऑपरेशंस को हम फोकस कर रहे हैं कि अलजेब्रा में कैसे हम एडिशन कर रहे होते हैं और कैसे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक ही देखिएगा ताकि आपकी कन्फ्यूजन जितनी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं इंशाल्लाह वो आपकी आज दूर हो जाएंगे आज के इस लेक्चर में। तो एडिशन, लेट्स सपोज ये ए है और ये भी ए है। अब ये ए है और ये भी ए है। अलजेब्रा में इन दोनों को कैसे ऐड करवाना है, कैसे इनको सम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो वो कोएफिशिएंट इसका 1 है, जो कि इसके शुरू में आ जाएगा। मींस ये जो 1 मैंने लिखा है ये इसका इस वक्त कोएफिशिएंट कहला रहा है। क्या कहला रहा है? इसका ये कोएफिशिएंट है। तो जब भी आप अलजेब्रा में एडिशन की बात करेंगे या सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो आप वहां पे एक्चुअली इनके कोएफिशिएंट्स देख रहे होते हैं जो आपस में प्लस या फिर माइनस हो रहे होते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट लेट्स सपोज 1 है और इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, तो इनके कोएफिशिएंट्स आपस में प्लस होंगे। मींस के 1 को आपने 1 के साथ प्लस करना है, 1 प्लस 1, तो ये आंसर हो जाएगा 2। 1 प्लस 1 ये आंसर हो जाएगा 2। मींस के ये हो गए 2a। ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको मैं समझाने जा रहा हूं। इसी तरीके से अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं, 3b प्लस 4b, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 3 और इसका कोएफिशिएंट क्या है? 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7b। ये दूसरी एग्जांपल मैंने लिखी है जो अभी हम सिर्फ और सिर्फ एडिशन पे फोकस कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि एक हमारे पास
टर्म है ए स्क्वायर, दूसरा टर्म भी हमारे पास है ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनका सम क्या होगा, मींस इसका अगर कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और अगर इसका कोएफिशिएंट भी कुछ नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, और उसके बाद लिखेंगे ए स्क्वायर। इसकी ए पावर 4 हम नहीं लिखेंगे, क्यों, इसलिए नहीं लिखेंगे कि पावर हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ऐड होते हैं, तो वो हम अपने अगले लेक्चर में इस चीज को देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमने इस चीज को फोकस करना है कि इसका कोएफिशिएंट क्या है। मींस जब भी आप किसी भी टर्म की एडिशन कर रहे होंगे अलजेब्रा में, तो हमेशा आपने ये जहन में रखना है कि इसका कोएफिशिएंट क्या है। लेट्स सपोज अगर मैं एक दूसरी एग्जांपल लिखूं, ये ए स्क्वायर है और ये है ए क्यूब, क्या ये आपस में सम हो सकते हैं? ये आपस में सम नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि इसकी पावर मैच नहीं हो रही। तो एक और बात भी यहाँ आपके जहन में आएगी कि एडिशन हम हमेशा उस वक्त करते हैं जब दो टर्म्स की पावर मैच जरूर हो। अगर दो टर्म्स की पावर आपस में मैच नहीं होगी तो उनकी एडिशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो इन दोनों की एडिशन भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर भी ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब हम सेम लिख देंगे, क्योंकि ये आपस में ऐड नहीं हो सकेंगे, मजीद ऐड हम इनको नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि इनकी पावर मैच नहीं हो रही। तो हमेशा एडिशन करते हुए या सब्ट्रैक्शन करते हुए आपने ये भी देखना होता है कि पावर मैच जरूर होनी चाहिए। अगर पावर मैच नहीं होगी तो उनकी एडिशन पॉसिबल नहीं होगी। लेट्स सपोज ये ए स्क्वायर है और दूसरा टर्म मेरे पास है बी स्क्वायर। अब इन दोनों की पावर सेम हो गई है, लेकिन आप गौर करें कि यहाँ पे वेरिएबल हमारा ए इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे वेरिएबल हमारा बी इस्तेमाल हुआ है। जब वेरिएबल भी हमारे पास चेंज आ जाए और पावर चाहे भले सेम क्यों ना हो, तब भी इनकी मजीद एडिशन पॉसिबल नहीं होगी। तो इनका आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, या फिर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो ये आंसर भी और ये आंसर, दोनों आंसर वैलिड है। तो एडिशन करते हुए आपने दो बातों का और भी ध्यान में रखना है कि उनकी पावर मैच जरूर होनी चाहिए। जब पावर मैच जरूर हो जाए तो फिर उसके बाद आपने एक और चीज देखनी है कि वेरिएबल भी सेम हो। मींस वेरिएबल भी सेम हो। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर है तो आगे भी सम अप करने के लिए, एडिशन के लिए ए स्क्वायर होना चाहिए, ना कि बी स्क्वायर होना चाहिए। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर होगा तो ही इनकी जो है वो एडिशन पॉसिबल होगी। अब इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, मींस 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो दोस्तों के जहन में ये भी आ रहा होगा कि ये पावर 2 और ये पावर 2 आपस में प्लस क्यों नहीं हो रही। मेरे भाई इसका आंसर ये है कि ये प्लस इसीलिए नहीं हो रही कि ये इनके दरमियान ऑपरेशन प्लस का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो पावर हमेशा उसी वक्त प्लस होंगी जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे या जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, तभी इनके पावर आपस में प्लस होंगे। फिलहाल हम एडिशन में सिर्फ एक चीज को नोट करते हैं कि इनके दरमियान में जो इनका कोएफिशिएंट है वो क्या है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट इसका भी 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2a स्क्वायर। हम दूसरी एग्जांपल को समझते हैं। लेट्स सपोज ये b क्यूब है और दूसरा भी है हमारे पास 3b क्यूब। अब आपने यहाँ पे देखा कि वेरिएबल क्या है, b है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, b है। चलो भाई, बात ओके हो गई। उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे इसका पावर क्या है, 3 है, यहाँ पे पावर 3 है, मीन्स के इसकी एडिशन पॉसिबल है। जब वेरिएबल भी सेम हो जाए और उसके बाद पावर भी सेम हो जाए तो मीन्स के यहाँ पे एडिशन हम लोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी एडिशन कैसे होगी कि 1 + 3 मीन्स ये हो गया 4 और b का पावर सेम रहेगा, b के ऊपर क्यूब आ जाएगा। अच्छा, दूसरी एग्जांपल समझते हैं, बहुत आसान एग्जांपल, z पावर 4 प्लस 10z पावर 4। इसका आंसर आप दोस्त जरा सोच रहे होंगे कि क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वेरिएबल क्या यूज हुआ है, z, यहाँ पे वेरिएबल क्या हुआ है, z, पावर यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे पावर क्या है 4। चले भाई, यहाँ पे एडिशन हो सकती है, तो मींस इसका यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अगर कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 में 10 प्लस करेंगे 11 आंसर आएगा और z के ऊपर पावर आ जाएगी 4। तो ये है इसका आंसर। अब एक दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने ला रहा हूं, उसको जरा देखिएगा। m क्यूब प्लस फिर m पावर 4, क्या इसकी एडिशन पॉसिबल है?
इसकी हरगिज एडिशन पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वेरिएबल तो यहाँ पे m यूज हुआ है, यहाँ पे भी m यूज हुआ है। चलो भाई ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप पावर पे गौर करें तो यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर है 4, तो पावर आपस में मैच नहीं हो रही। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। जब पावर आपस में मैच नहीं होगी तो इनकी एडिशन मजीद पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसको हम रीअरेंज करके अलबत्ता लिख सकते हैं कि m3 प्लस m पावर 3 प्लस m पावर 4 इक्वल्स टू m पावर 4 प्लस m पावर 3, तो ये लिख सकते हैं, लेकिन इसकी मजीद एडिशन पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है लेकिन इनकी पावर मैच नहीं हो रही। तो एडिशन करते हुए आपने जरूर ये देखना होता है कि अब मैं अपने लेक्चर को यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ कि एडिशन करते हुए आपने ये जरूर देखना है कि वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए और जिन दो टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो और या जिन दो टर्म्स को आप प्लस कर रहे हो या एडिशन कर रहे हो तो उनकी पावर भी मैच होनी चाहिए। पावर भी मैच होनी चाहिए और वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, तभी उनकी एडिशन पॉसिबल होती है, अदरवाइज उनकी एडिशन पॉसिबल नहीं हो सकती। थैंक यू। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे कि अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमारे वही रूल्स हैं जो एडिशन के लिए थे। मीन्स के एडिशन उस वक्त पॉसिबल थी जब आप लोग देख रहे थे कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, और वेरिएबल सेम होने के बाद आप ये चीज़ देख रहे थे कि उनका पावर भी सेम होना चाहिए। जब वेरिएबल और पावर सेम होते हैं तभी उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होती है। तो आइए हम अपने एग्जांपल्स में इस चीज़ को देखते हैं। लेट सपोज ये a है और दूसरा मेरा वेरिएबल भी a है। मीन्स 1 में से 1 गया। अगर इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिखा, यहाँ पे भी 1 लिखा। मीन्स 1 में से अगर हम 1 माइनस करें तो आंसर हमारा क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, तो ये हल हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आप लोग ये भी देखेंगे कि लेट सपोज a स्क्वायर और यहाँ पे मैंने लिखा माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वेरिएबल ए है, यहाँ पे भी वेरिएबल ए है और मीन्स के वेरिएबल सेम है। यहाँ पे ए के ऊपर स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे भी ए के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। तो अब क्या देखेंगे कि वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, मीन्स की इसकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, तो आंसर आएगा 0। अब दूसरी एग्जाम्पल को ट्राई करते हैं। 3b स्क्वायर और यहाँ पे है 2b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हुआ है? b। यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हुआ है? b। मींस एक कंडीशन हमारी पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, क्या इनके पावर से सेम है? जी हाँ, अगर पावर देखें तो यहाँ पे b स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे भी b स्क्वायर आ रहा है, मींस के यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा b स्क्वायर। मींस के 3 में से 2 गए तो 1 बचा। तो 1 आप एज अ कोएफिशिएंट लिखें या नहीं लिखें, बात ये इतनी जरूरी नहीं होती। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, 4z स्क्वायर माइनस जेड क्यूब, क्या इनकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? जी, इनकी सब्ट्रैक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल z है, यहाँ पे भी वेरिएबल z है, लेकिन यहाँ पे z के ऊपर स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे z के ऊपर क्यूब आ रहा है। जब पावर आपस में मैच नहीं होंगे तो इनको हम मजीद जो है सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये जैसे दिए हुए वैसे के वैसे हम लिख देंगे। अगर आप रीअरेंज करके लिखना चाहें तो भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन इनकी फर्दर जो है वो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल तो सेम आ रहा है z और z, लेकिन इनकी पावर मैच नहीं हो रही। तो जरूरी ये होता है कि पावर भी मैच होनी चाहिए। अगर पावर मैच नहीं होगी तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगी उस वेरिएबल की। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। लेट सपोज बाजू का क्या होता है कि माइनस साइन से अभी काफी स्टूडेंट्स को मसला हो रहा था, इसको देख लेते हैं। 4a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4a प्लस 5a। अगर इस एग्जांपल में आप देखें तो आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि माइनस 4a हमने करना है, 5a में से सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स के -4 और ये +5। तो जो बड़ा होता है उसके साथ जो साइन होती है हम आंसर में भी वही साइन लगाते हैं, मीन्स के यहाँ से 1 बचा, तो मीन्स 1a इसका आंसर है। तो आप 1 चाहे लिखें या ना लिखें, सिर्फ a लिख दें तब भी आपका आंसर सही तस्वर किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर साइन दोनों की सेम आ जाए, मीन्स के 4a माइनस 4a, अब ये दोनों माइनस के हैं तो इस सूरत में क्या होगा कि ये दोनों
प्लस हो जाएंगे, मीन्स के 4 + 4 ये हो जाएगा 8a, और साइन के साथ ज़रूर माइनस की लगेगी, ये दोनों के साथ माइनस की साइन ज़रूर लगेगी। एक और एग्जांपल अगर हम समझें तो -5a + 4a, इस सूरत में आंसर क्या आएगा? इस सूरत में आंसर ये आएगा कि ये आपका -5a है। अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो -4a -a करके लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये 5a हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये हमने 4a इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाना है तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट कराएंगे कि ये प्लस का है, मीन्स के ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है? -a बचा है, तो हम लिखेंगे -a। इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लें, लेट सपोज ये है -3z² + z², तो इस सूरत में इसका आंसर क्या आएगा? इसको भी आप ऐसे करके लिख सकते हैं ब्रेक करके। कैसे? -3z² को हम ब्रेक करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं -z² - 2z², और उसके अलावा ये जो प्लस का z² है ये इसके नीचे लिख देंगे प्लस का z², ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से ये क्या बचा? माइनस का 2z² बचा, तो इसका आंसर क्या आएगा? -2z² इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि साइंस की कन्फ्यूजन भी आपकी दूर हो गई होगी। अगर साइंस की कन्फ्यूजन दूर नहीं हुई है तो इंशाल्लाह मैं अपने अगले लेक्चर में इसको मज़ीद आपके सामने इलाबोरेट करूँगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, ताकि हम इस पर मज़ीद बात कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।